नमस्कार साथियों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। 10 जुलाई 2025 के सभी प्रमुख अखबारों की करंट अफेयर्स जो आपके आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आज के कुछ हमारे ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे इन्हें रिलेट करने की आपकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा से। ठीक है, तो रोजाना आप हमारे साथ जुड़ें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी हम मंथली भी आपको इसका करंट अफेयर्स रेगुलर प्रोवाइड कराते हैं। पिछले महीने का हमने उपलब्ध करवा दिया है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा की, और पहला जो हमारा टॉपिक है उसे देखते हैं। तो राजस्थान के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मार्तंड रैना। और दोस्तों, ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें ईस्ट बंगाल की टीम ने अपनी टीम में चयन किया है। तो 3 साल के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वर्तमान में ये राजस्थान यूनाइटेड एफसी जो है उसकी तरफ से खेल रहे थे, और अब इनका चयन किया गया और ये ऐसे पहले फुटबॉलर बन गए हैं। राजस्थान में फुटबॉलर का मिलना ही अपने आप में दुर्लभ है। ऐसे में हमारे खिलाड़ी का एक प्रतिष्ठित क्लब के साथ खेलना अपने आप में एक बदलाव को दर्शाता है। तो आइए इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो मार्तन रेना जो है वे इंडियन सुपर लीग, इसकी दिग्गज टीम है ईस्ट बंगाल एफसी, उसके लिए खेलने वाले राजस्थान के पहले फुटबॉलर बन गए। एफसी का मतलब होता है फुटबॉल क्लब। ठीक है, मार्तन को 3 साल के लिए 1 करोड़ रुपए में साइन किया गया है। और पहले ये राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है उसकी तरफ से खेलते थे, और अब ये यहाँ पर ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलेंगे। किसमें? इंडियन सुपर लीग में। दोस्तों, ये एक मिडफील्ड मास्टर खिलाड़ी हैं और जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल के छात्र रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि राजस्थान से भी फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी निकलने की उम्मीद है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में केरला और इसके अलावा बंगाल और जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो है उनके फुटबॉल के खिलाड़ी सबसे ज्यादा हमारे वहां से रहे हैं। चलिए, तो एक छोटी सी खबर थी जिसको हमने ये कवर करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। दोस्तों, हिंदुस्तान जिंक जो कि देश की सबसे बड़ी जिंक और इसके साथ साथ सिल्वर उत्पादक कंपनी है, उस कंपनी के द्वारा सीएसआर के क्षेत्र में बहुत से काम किए गए हैं। खास करके जब राजस्थान में हम बात करें तो सामाजिक अवसंरचना के विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे हिंदुस्तान जिंक राजस्थान की महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों और समाज के बहुत से कमजोर वर्ग के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास कर रहा है, वो भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं इसे। तो जिंक कंपनी है हमारी, जिंक उत्पादन कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसने 2016 से 1750 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च करके सामाजिक क्षेत्र में बहुत से बदलाव किए हैं। दोस्तों, प्रदेश के 23 लाख से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिला है। और जिन क्षेत्रों में ये काम कर रही है उनमें आपका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, जल और स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित हैं। प्रदेश के लगभग 23,000 से भी ज्यादा गांवों के लोगों को जिंक के द्वारा चलाई जाने वाली इन योजनाओं का फायदा हुआ है। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो अलग अलग बहुत सी स्कीमें इसके द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें अगर हम महिला सशक्तिकरण और बच्चों के विकास की बात करें तो जो नंद घर आप देखते हैं, तो जो हमारे आंगनबाड़ी होते थे जिनकी जिम्मेदारी सामान्यतः जो तीसरी से लेकर छठी वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करना और महिलाओं को पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं, किशोरियों की जो पोषण संबंधी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का होता है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन आंगनबाड़ियों को इन्होंने नंद घर के रूप में विकसित किया है। यहाँ पर न केवल खेल कूद के सामान, उनके साथ साथ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ सोलर एनर्जी की व्यवस्था भी की है वेदांता ग्रुप के इस कंपनी ने, हिंदुस्तान जिंक ने। तो आपने कई जो हमारी जितनी भी जो हमारी आंगनबाड़ियां हैं उन पर ये चीज देखी भी होगी कि किस तरह से वहां पर पोषण, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा संबल और ऊंची उड़ान जैसी योजनाएं चलाई है और कई छात्रों के सीखने के सफर को बदला है। अगर हम दिव्यांगों का मामले में बात करें तो जीवन तरंग नामक एक कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, जिससे इन्होंने कौशल प्रशिक्षण देने और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हुए 2600 से भी ज्यादा दिव्यांगों को समाज में रोजगार और अन्य अवसर उपलब्ध करा करके और समाज से जोड़ने का काम किया है। इसी तरह से इन्होंने प्रदेश में
2150 से भी ज्यादा जो स्वयं सहायता समूह अर्थात जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको माइक्रो फाइनेंस दिया है। मतलब एक कम आकार के जो फाइनेंस है वो इन्होंने देने का प्रयास किया है और उनको परमानेंट जो है एक तरह से एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड जो है उसके अवसर उपलब्ध कराए हैं और लगभग 27,000 महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है। मोबाइल ऑन्कोलॉजी वैन, हेल्थ ऑन व्हील्स और कोविड में संकट के दौरान फील्ड हॉस्पिटल और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने में भी इनका योगदान रहा है। इसके अलावा स्वच्छता और पेयजल संबंधी मामलों में भी हिंदुस्तान जिंक ने बड़ी मात्रा में निवेश किया है, जिससे कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अब हिंदुस्तान जिंक इतना सब क्यों कर रहा है, तो उसका कारण है उसके द्वारा किए जाने वाले CSR संबंधी गतिविधियां। यहाँ तक कि जो किसान हैं उनके क्षेत्र में भी समाधान नामक एक कार्यक्रम उन्होंने चलाया है, जिसके माध्यम से कृषि आधारित आजीविका उन्होंने देने की कोशिश की है। युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में इन्होंने जिंक फुटबॉल एकेडमी, कोचिंग और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं उनको भी मंच प्रदान करने की कोशिश की है। इनकी इन्हीं सभी चीजों की वजह से कंपनी ने S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में 2024 में वैश्विक स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के साथ में ये काम कर रहे हैं। 2020 में इनको CSR अवार्ड जो है वो भी ग्लोबल लेवल पर दिया गया था। थोड़ा सा हम हिंदुस्तान जिंक को जान लेते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्रमुख जस्ता, सीसा और चांदी इन 3 खनिजों का उत्पादन करने वाली कंपनी है जो राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से परिचालन करती है। दरअसल इसकी एक बड़ी हिस्सेदारी वेदांता समूह के पास है, ठीक है, और इसी के साथ भारत सरकार की भी इसमें 29% से भी ज्यादा हिस्सेदारी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ज्वाइंट कंपनी है, वेंचर है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक माना जाता है। दोस्तों इसकी जो खाने हैं उनके अंदर आपके रामपुरा आगुचा, सिंधेसर खुर्द, राजपुरा दरीबा, जावर और कायद जैसी बहुत सी जो है खजाने शामिल है, जो आपके राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर जो क्षेत्र है उस पूरी बेल्ट में फैली हुई है। कंपनी के पास में इसके प्रगलन और शोधन अर्थात इसकी स्मेल्टिंग करने और रिफाइन करने की फैसिलिटीज भी हैं, जिसमें चंदेरिया में लेड जिंक का स्मेल्टर जो कि चित्तौड़गढ़ में है, दुनिया का सबसे बड़ा, और देवारी उदयपुर में और दरीबा जो है वहां पर इसके स्मेल्टर संयंत्र जो है वो लगे हुए हैं। अब बात आती है कि ये कंपनी आखिरकार 1700-1800 करोड़ की भारी भरकम राशि क्यों खर्च कर रही है। इसका अगर उत्तर जानना है तो सिंपल सी बात है, इसका उत्तर मिलेगा हमको कंपनी अधिनियम 2013 में। कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है हमारी सभी कंपनियों का। ये आपके सिलेबस का भी हिस्सा है। आप अगर RS के मेंस के पेपर 3 में जाएंगे तो मेंस के पेपर 3 में आपके लोक प्रशासन में आपको सीधा सीधा इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, ठीक है। तो एक प्रकार का व्यावसायिक दृष्टिकोण है। हमारी जितनी भी कंपनीज हैं, चूंकि उनके द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है उसके लिए संसाधन वे समाज से लेते हैं, पर्यावरण से लेते हैं, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी है कि जो पर्यावरण से उन्होंने लिया है उसके बदले में वे पर्यावरण को काफी कुछ लौटाए भी। तो सामाजिक और पर्यावरणीय जो कंसर्न्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है ताकि वो अपने संचालन में, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो हो सकते हैं उसके निवेशक हो सकते हैं उसके उपभोक्ता हो सकते हैं उसके कर्मचारी हो, इन सब लोगों के साथ में मिलकर के वो सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों को भी एड्रेस करने का काम करे। ये बात हमारे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कही गई है। ये सिर्फ लाभ कमाने की बजाय आगे बढ़कर के समाज और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक योगदान की बात है। मतलब चूंकि कंपनियां जब अपना काम करती हैं तो उससे बड़ी मात्रा में न्यूसेंस निकलते हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ऐसे में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी आय का एक खर्चा ये समाज में बदलाव लाने, सामाजिक अवसंरचना को विकसित करने और पर्यावरण के संरक्षण में खर्च करे। तो इसके अंतर्गत ये गरीबी उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो कंपनी अधिनियम की धारा है 135, जिसके तहत कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि कोई ऐसी कंपनी जिसकी निवल संपत्ति कितनी हो, मतलब इसकी नेटवर्थ कितनी हो 500 करोड़ रुपए से ज्यादा, जिसकी वार्षिक टर्नओवर मतलब एनुअल टर्नओवर कितना हो 1000 करोड़ से ज्यादा, और शुद्ध लाभ मतलब फाइनल जो उसका बेनिफिट है 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो उसे
अपने औसत शुद्ध लाभ जो 3 साल का रहा है उसका 2% आने वाले वर्ष में सीएसआर गतिविधि के रूप में खर्च करना पड़ेगा। ये एक क्लॉज रखा गया जिसके आधार पर ये होता है। सीएसआर कंपनियों की प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने में मदद करता है। तो जो कंपनी इस तरह से योगदान देती है समाज के विकास में, निश्चित रूप से समाज उसकी सराहना भी करता है और उसके उत्पादों को पसंद भी किया जाता है। तो ये है हिंदुस्तान जिंक के एक उदाहरण के रूप में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण, जिसने राजस्थान में बड़े मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के जीवन में बदलाव के प्रयास किए। तो सीएसआर से जुड़ा कोई भी प्रश्न अगर आए तो मैं मानता हूं कि अब आप उत्तर देने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के चेन्नई के तट पर एक नया युद्ध अभ्यास आयोजित होने वाला है तट रक्षक बलों के बीच में। तो भारत और जापान, और इसका नाम है जामाता। जामाता नामक युद्ध अभ्यास भारत और जापान के तट रक्षक बलों के बीच में होने वाला, और इसी के लिए जापान का एक जहाज भारत आया हुआ है। आइए इस पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हमारी होगी जिसका नाम है जामाता सैन्य अभ्यास। इसका नाम भारतीय जापानी तटरक्षक बल, जो कि दोनों 7 से 12 जुलाई के बीच में यहाँ पर प्रयास करने वाले हैं, उसमें होगा। अर्थ इसका क्या है? बाद में मिलते हैं। तो जामाता शब्द का अर्थ क्या है? बाद में मिलते हैं। जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा क्या आया है? इत्सुकुशिमा कहां पर? चेन्नई के तट पर, और यहीं पर यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। दरअसल भारत और जापान के बीच 2006 में एक हस्ताक्षर किए गए थे ज्ञापन पर, उसी के अंतर्गत ये आयोजन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये भारत और जापान के बीच होने वाला पहला अभ्यास है। भारत और जापान के बीच और भी बहुत सारे युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिनमें अगर हम देखें तो आपका धर्म गार्जियन जो कि दोनों देशों की थल सेना के बीच में होता है, जिमेक्स अर्थात जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, ये भारत और जापान की थल नौसेना के बीच में होता है। वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री, ये 2 अभ्यास है जो कि दोनों की वायुसेना के बीच में आयोजित किए जाते हैं। इसी तरह से एक मालाबार नामक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ अभ्यास हैं जो इन दोनों देशों के बीच में होते हैं। फिलहाल आप जामाता सैन्य अभ्यास का नाम याद रखें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मलेरिया एक घातक परजीवी की वजह से होने वाली बीमारी है। प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से ये होता है, और मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, और इसका कोई उपाय अभी तक नहीं था इलाज का। लेकिन अब हाल ही में बच्चों के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा? आपके स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये दवा क्या है और कैसे ये काम करेगी, और इसको लेकर के क्या कुछ आगे की गतिविधियां होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 जुलाई को स्विट्जरलैंड की नियामक एजेंसी, मतलब रेगुलेटरी एजेंसी जो है, जिसका नाम क्या है? आपकी स्विस मेडिक ने मलेरिया उपचार की दवा, जिसको नाम दिया गया कोर्टम बेबी या रियामेट बेबी, उसको अनुमति दी है। कोर्टम बेबी या रियामेट बेबी को किसने बनाया है? नोवार्टिस ने। नोवार्टिस नामक एक कंपनी है जिसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, और ये बच्चों की दवाई है, क्योंकि अधिकांश जो बीमारियां हैं मलेरिया की जो होते हैं वो 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में होती है, और सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में होती है वो कौन सा है? अफ्रीकी महाद्वीप। ठीक है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा मौतें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। मैंने हाल ही में आपको बताया था कि सूरीनाम जो है वो अमेजन एरिया में पहला वर्षावन क्षेत्र में पहला ऐसा देश बन गया है जो मलेरिया से मुक्त प्रमाणन प्राप्त कर चुका है WHO के द्वारा। 2023 में दुनिया भर में मलेरिया से 5 लाख से ज्यादा मौतें हुई है। मलेरिया के लिए 2 टीके भी उपलब्ध हैं, RTS-S मॉस्क्यूरिक्स और R21 मैट्रिक्स M। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अभी दवा तो कुछ नहीं थी, लेकिन टीके जरूर हमने अभी बनाए हैं। इनमें से जो मैट्रिक्स M वाला जो टीका है, इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा सहयोगात्मक रूप से विकसित किया गया है। तो इसने डेवलप किया है, जबकि इसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये हो गया नोवार्टिस की कोर्टम बेबी नामक दवा की। तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा कि कोर्टम बेबी दवा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। एक तरफ जहां हमें ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एथेनॉल जैसे प्रोडक्ट का प्रयोग करना है, वहीं दूसरी ओर इसकी वजह से खाद्य सुरक्षा की एक नई चिंता भी देखने को मिल रही है।
इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे बायोएथेनॉल के उत्पादन में हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंटरव्यू और इसके साथ साथ मेंस एग्जाम में काफी बड़ी मात्रा में प्रश्न दे सकता है। इस दौरान हम जैव ईंधन नीति के साथ साथ बायो इथेनॉल पॉलिसी को भी समझेंगे और भारत के ऊर्जा परिदृश्य को भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा परिदृश्य पे। तो भारत में आज भी 3/4 बिजली कोयले से और बाकी हमारे जो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा उनसे बनाई जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ बिजली बनाने की। जब हम बिजली बनाने की बात करते हैं तो हमारी 75% से ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। अगर मैं बात करूं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, मतलब हमने जो स्थापित क्षमता विकसित की है उसकी 50% से ज्यादा स्थापित क्षमता हमारी नवीकरणीय हो चुकी है। हालांकि ये अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें उत्पादन की वो पीक स्तर को प्राप्त करना शेष है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो भारत के पास कोयले का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन फिर भी हमको उसकी जरूरत का 5वां हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है और इस पर हर साल 20 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर खपत होने वाला 90% कच्चा तेल आयात किया जाता है, ठीक है, और इस पर हमको हर साल 125 से 130 अरब डॉलर के करीब खर्चा करना पड़ता है। अब हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जून 2025 तक हमारी जो कुल उत्पादन क्षमता है बिजली की वो 476 गीगावाट है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इसका आधा 49% हम गैर जीवाश्म स्रोतों से ले रहे हैं, जबकि जो है बाकी बचा हुआ विद्युत आज भी हम किससे ले रहे हैं, कोयले से ले रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी में, तो एक राहत की बात यह है कि भारत से पेट्रोल और डीजल का निर्यात कच्चे तेल के आयात की तुलना में बढ़ रहा है, मतलब हमारे यहाँ पर रिफाइनिंग की प्रोसेस बढ़ती जा रही है। खैर, इस मुद्दे को छोड़ते हैं, अभी हम बात करते हैं कि कैसे खाद्य सुरक्षा को ये प्रभावित करेगा। दरअसल सरकार ने एक नीति लाई थी, बायो एथेनॉल की नीति, ठीक है, एथेनॉल मिश्रण की नीति, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि हम 2030 तक, पहले हमने क्या कहा था, हम 2030 तक जो है E20 का जो है मार्क तय कर लेंगे, मतलब हम अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला देंगे। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है, जैसे बायोडीजल होता है उसी तरह से एथेनॉल भी होता है। तो एथेनॉल बेसिकली आप सभी जानते हैं C2H5OH है, ठीक है। ये एक प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जो ईंधन के साथ, जो हमारा पेट्रोल है उसके साथ मिक्स करके और दहन किया जा सकता है। तो एथेनॉल जो है ये मिलाने की एक योजना हमने शुरू की थी, ताकि कार्बन उत्सर्जन भी घटे और विदेशी मुद्रा की बचत भी हो, क्योंकि जो अगर 20% हम एथेनॉल मिलाने लग जाएंगे तो 20% कम तेल हमको आयात करना पड़ेगा। एथेनॉल को गन्ना, मक्का, चावल, स्टार्च, सेलुलोज, जो हमारे आलू हैं और बहुत सी चीजों से प्राप्त किया जा सकता है। 2013 में केवल 1.5% हमने मिश्रण शुरू किया था और 2025 में हमने 20% का लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को सब्सिडी, कम जीएसटी दर और सस्ती ब्याज दर जैसे ऋण समर्थन मिला है, और इसी वजह से हम आज की तारीख में अगर हम बात करें तो इथेनॉल उत्पादन में हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है, और वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि इसमें जो हमने लक्ष्य रखे हैं, 4 लक्ष्य, उनमें प्रदर्शन हमारा बहुत बेकार है। हमने कच्चे तेल पर आयात निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखा था, विदेशी मुद्रा की बचत करने का, कार्बन उत्सर्जन को घटाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा था। लेकिन अगर देखें तो 10 वर्षों में कच्चे तेल के आयात में केवल 0.8% की बचत हुई है। अगर हम बात करें पैसे की बचत की, तो केवल 10 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा की बचत हुई है, जबकि बहुत ज्यादा हमें बचत करनी थी। अगर हम बात करें कुल व्यय की, तो वो 0.5% से भी कम है, ठीक है। और अगर हम कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात करें तो वो उत्सर्जन का 1% भी नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हमारे यहाँ मक्का और चावल जैसा जो अनाज है वो चूंकि इथेनॉल के उत्पादन में जा रहा है, तो हम जो पहले मक्के के निर्यातक हुआ करते थे, आज हम मक्के के आयातक बन गए हैं। ऐसी परिस्थिति में अब हमारे सामने एक संकट खड़ा हो गया है कि हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या इस तरह के कार्यक्रमों को लागू किया जाना जरूरी है, जहां भारत आज भी खाद्य सुरक्षा को लेकर के लगातार बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज्ड फूड लोगों को उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में क्या आयात पर निर्भरता हमारी अगर बढ़ती है तो हम अपने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जो एसडीजी गोल्स के अंतर्गत हमने रखे हैं? तो यहाँ पर हमको ये विचार करने की जरूरत है कि क्या हमें ऊर्जा के और अधिक बेहतर विकल्पों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की आबादी जिस तेजी से बढ़ी है और उनकी जरूरतें जिस तेजी से बढ़ती जा रही है,
वहां पर उपभोग को बढ़ाने की उत्पादन को बढ़ाने की बजाय हमको उपभोग पर कमी लाने और संधारणीय उपभोग करने पर ध्यान देना होगा। तभी जाकर के हम जो है हमारे उन लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे जो बेहतर जीवन जीने के लिए हमने निर्धारित किए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स जिनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। आरएस जंक्शन की ओर से आरएस एग्जाम के जो पीवाईक्यूज हैं, केवल आरएस की नहीं पूरे आरपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनका एक टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है केवल 199 रुपए में। आज ही आप इसका लाभ ले सकते हैं और 100 से ज्यादा टेस्ट को रेगुलर दे करके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आरएस जंक्शन पर हमारा फाउंडेशन बैच भी चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच में आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रूप में क्लासेस अवेलेबल होती है। जो चयनित सेलेक्टेड टीचर्स हैं उनके द्वारा इसमें पढ़ाई कराई जाती है। नियमित टेस्ट, मेंटरशिप और तमाम सुविधाएं हम दे रहे हैं जिससे कि आप अपने फाउंडेशन अर्थात 12वीं पास करने के तुरंत बाद से ही अपनी तैयारी को रूटीन में आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।